अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा का 2016 का सॉल्व पेपर आप सभी के सामने लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ये पेपर हमें सरकारी exam.com वेबसाइट से प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको शुक्रिया सबसे पहले अदा करना मेरा फर्ज बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जल्दी से, ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो और जिस तरीके से आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है वो उतनी ही मजेदार ढंग से चलती रहे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर है कि बनारस की स्थानीय बोली का नाम है। बनारस की स्थानीय बोली का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या मैथिली। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? वो होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो है वो बनारस की स्थानीय बोली है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 1 जनवरी, 9 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। आगे चलते हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ जो और वह के बीच में एकदम निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को हृदयहीन कवि कहा जाता है? हृदयहीन कवि किस कवि को कहा जाता है? बिहारी को, केशव को, सेनापति को या फिर घनानंद को? तो इसका सही उत्तर जो है ये है आपका सेनापति को। सेनापति को हृदयहीन कवि कहा जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि वह नदी जिसमें सदा जल की धारा प्रवाहित होती रहे, इसके लिए एक शब्द क्या है? वह नदी जिसमें सदा जल की धारा प्रवाहित होती रहे, इसका ऑप्शन है सदा नीरा, देव नदी, सदनीर या फिर अविरल। इसका सही उत्तर है सदा नीरा। सदा नीरा, नीर मतलब पानी और सदा मतलब हमेशा। सदा नीरा जिसमें ऐसी नदी जिसमें जल हमेशा प्रवाहित होती रहे। ऑलराइट, तो ये है आपका 5वां का ए, दैट इज सदा नीरा। आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का विलोम क्या है? तो आकर्षण का विलोम आप सभी को पता ही होगा, विकर्षण। विकर्षण इज द राइट आंसर ओवर हियर। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो आसान क्वेश्चंस में ऑप्शंस को इतना पढ़ना एक एक करके जरूरी नहीं समझता हूं मैं, और आपको याद ही होगा ये। सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो सुबह से मूसलाधार हो रही है, सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है या फिर सुबह से तेज वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। इसका सही उत्तर होगा सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है ना। सुबह से मूसलाधार, देखिए मूसलाधार मतलब होता ही है तेज, तो मूसलाधार के साथ एक और एडजेक्टिव तेज का प्रयोग करना तो सही नहीं बनता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर कहता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलंकार से है कि तौपर वारो उर्वशी, उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्लास 9th में सीबीएसई में, वैसे मैं समझता हूँ शायद क्लास 10th में है, हमारे समय में क्लास 10th में ही था ये, तो तब भी आप जान लो कि ये उपमा कंपैरिजन है ना। एक दूसरे से तुलना की गई है यहाँ पे सुंदरता की, तो इसलिए जो है ये उपमा अलंकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुधन उक्ति की संधि से शब्द बनेगा सुक्ति, सोक्ति, सूक्ति या फिर सोक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, सुक्ति। बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगी, क्यों? देखिए ये छोटा सु मतलब कि छोटी ऊ प्लस एक और छोटा ऊ, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बड़ी ऊ की मात्रा लगा देते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए ये सूक्ति होगा। ऑलराइट, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है बाधा डालना, अति क्रोध होना, अति क्रोध करना या मारे मारे फिरना या फिर खाली बैठना। तो खाक छानना का वैसे नॉर्मल मीनिंग है भटकना, और इस सेंस में, इस ऑप्शंस के सेंस में मारे मारे फिरना वुड बी
करेक्ट आंसर ओवर हेयर। ठीक है ना, मारे मारे फिरना खाक छानना का सही उत्तर होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, ये अब अंग्रेजी के सवाल आ चुके हैं। ये चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंसेस, है ना। इसमें क्या है, प्रीपोजिशन चूज करना है। द डॉग वाज किल्ड बाय राम, फिल इन द ब्लैंक है अ गन। इसके ऑप्शन है बाय, विथ, थ्रू और फ्रॉम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विथ। द डॉग वाज किल्ड बाय राम विथ गन, है ना, विथ अ गन सही उत्तर है। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ लाउस, LOUSE। लाउस का प्लूरल क्या होता है, ऑलराइट। तो ये है लाउजेस, लाउस, लाइसेस या फिर लाइस, LIC। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा सा, गेस कीजिए, गेस करने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा अपना 12 का ये अपना लाइस, LICE, लाइस। तो सिंगुलर प्लूरल एकदम बिल्कुल रट लेने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे थोड़े एक्सेप्शंस वाले होते हैं जहां पे एस, ES को नकार के कुछ नए रूल्स आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है। एलमनाई, एलमनस जैसे एक अपवाद है, उसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड अफेक्शनेट। अफेक्शनेट वर्ड है, इसमें से चूज करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है ना, ये अफेक्शनेट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ वर्ड फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, हॉरर होता है, मिजरी होता है, वीक होता है या फिर लेजी होता है। तो फीबल का मतलब जो होता है वीक होता है, कमजोर, है ना। फीबल का मतलब होता है कमजोर। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है। लेंथ का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वायलेंस का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ग्रैंडियोर का भी स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पे गेटी का स्पेलिंग GAEITY, गेटी का स्पेलिंग जो है ये गलत है। इसका सही स्पेलिंग जो होता है वो होता है GAIETY, GAIETY, ऑलराइट। तो जरूर ऐसे स्पेलिंग वाले भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, करेक्शन वाले, जरूर आपके दिमाग में सही उत्तर होना चाहिए। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलेनियम। मिलेनियम सारे चारों के चारों तो हैं लिखे हुए मिलेनियम, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, MILLENNIUM, मिलेनियम, स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन, राइट। एम फिर से दोहरा देता हूं, MILLENNIUM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कि मिस्टर शर्मा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फिल इन द गैप विथ सुटेबल आर्टिकल। तो अ यूनिवर्सिटी होगा, सीधा आपको बता देता हूं, इसलिए क्योंकि जहां भी कोई भी शब्द अगर यू से शुरू होता है और यू का उच्चारण यू जैसा होता है तो उससे पहले अ लगाया जाता है, अ मतलब ए। तो मिस्टर शर्मा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है शब्द यूनिवर्सिटी, लेकिन एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे रूल जो है वो कहता है कि अ लगेगा अगर यू का उच्चारण यू से हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हु इज द राइटर ऑफ नोवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड। बाय बाय ब्लैकबर्ड के नोवेल के लेखक कौन है, कमला दास, सलमान रुश्दी, अनीता देसाई या फिर महेश दत्तानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा सी, दैट इज अनीता देसाई। अनीता देसाई लेखिका हैं जिन्होंने बाय बाय ब्लैकबर्ड लिखा है नोवेल। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, टू किल डैश बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल डैश बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू, मेनी, 100 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा टू किल टू बर्ड्स। टू किल टू बर्ड्स मतलब क्या होता है, एक निशाने से दो शिकार करना। अगर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, एक निशाने से दो शिकार करना, तो टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, समझ में आया होगा जरूर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। ये कह रहा है कि चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन हार्ड वर्क इज अ की डैश सक्सेस। हार्ड वर्क इज अ की
टू सक्सेस, है ना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न प्रीपोजिशन से। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ये होगा टू, दैट इज बी, है ना। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम ऐसे ही आपको कितने सालों के प्रश्न पत्र सोल्व चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ये प्रश्न के मतलब ये तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन था, बट आगे जब बढ़ता हूं मैं तो ये अपना आएगा कुछ हिंदी में लिखे हुए, है ना। हिंदी में लिखे हुए सवाल आएंगे। अगर अंग्रेजी में इसका चाहिए होगा तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, लेकिन कम से कम मुझे 10 कमेंट्स चाहिए इन सपोर्ट ऑफ हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों में, चूंकि मैं ये हिंदी मीडियम में पढ़ूंगा। हिंदी मीडियम का ये प्रश्न है। आपका ये साइंस वाले और जीएस वाले और मैथ्स वाले जो प्रश्न होंगे वो हिंदी मीडियम में होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास चलता हूं। तो ये कह रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट हैज बीन ऑथर्ड बाय विलियम गोल्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी या फिर जॉर्ज एलियट। तो इसका सही उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 21 ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है ना। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है ओलिवर ट्विस्ट। और ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करेंगे तो आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा, है ना, ये नॉवल। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पंक्चुएशन मार्क्स हैव बीन यूज्ड करेक्टली। पंक्चुएशन मार्क्स इन चारों सेंटेंसेस में किसमें सही से इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर जो है ये है बी, दैट इज रोजी कॉमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, जैक अ वॉच। मतलब इसका क्या हुआ कि रोजी को एक फाउंटेन पेन मिला, जैक को एक घड़ी मिली, है ना। तो इसमें ये वाला जो साइन है पंक्चुएशन मार्क्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों के तीनों गलत है, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। इनमें से कौन से सेंटेंसेस में लाइक को एडवर्ब के तौर पर यूज किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं डू नॉट टॉक लाइक दिस, लाइक एज अ फादर, पिटिएथ हिज ओन चिल्ड्रन, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो एडवर्ब की तरह लाइक का इस्तेमाल क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर ए में किया गया है, डू नॉट टॉक लाइक दिस। तो लाइक मतलब किसी चीज के उस पे एडवर्ब के, है ना, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। तो ये डू नॉट टॉक लाइक दिस इज हियर लाइक हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज ऑफ द सेंटेंस। द शिप वॉज कास्ट अवे। कास्ट अवे शब्द है अंडरलाइन, ठीक है ना, कास्ट अवे CAST, कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मतलब उसका क्या है, एस्केप्ड, रेक्ट, ड्रोन्ड या फिर फेल्ड। इसका सही उत्तर जो है वो है रेक्ट, WRECKED, रेक्ट। रेक्ट मतलब होता है तहस नहस हो जाना, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में मार्क्स लेना बहुत ज्यादा आसान है। जिन विद्यार्थियों का ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी पे कमांड होगा और तीसरे मैथ्स पे, तो वो निश्चित तौर पे बाजी मार जाएंगे। बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, वो ठीक ठाक विद्यार्थी जानता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी पे जिसकी कमांड होगी और मैथमेटिक्स पे, साइंस जो भी मैथमेटिक्स वाला होगा उसका साइंस पे भी ठीक ठाक कमांड होगा, तो वो बाजी मार ले जाएगा। सीटें कम होती हैं लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तकरीबन लाख के करीब बच्चे बैठते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच चाहिए हमें, है ना। अलंकार जिसको हिंदी में कहते हैं उसी को फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कहते हैं। सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोला या फिर मेटाफर। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सही उत्तर जो होगा इसका, ये होगा मेटाफर। अगर यहां रहता कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो यहां हो जाता सिमिली, लेकिन लाइफ इज अ ड्रीम डायरेक्टली इंपोज किया जाता है उसको, है ना, उसके जगह पे प्रयोग किया जाता है, तो यहां हो जाता है ये फिर मेटाफर। तो लाइफ इज अ ड्रीम इज अ मेटाफर। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। एक्वा मतलब वाटर, सेंटम मतलब 100, डेका मतलब 10 या फिर पैथोस मतलब 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज एक्वा। एक्वा का मीनिंग क्या होता है, वाटर। एक्वागार्ड सुना है ना आपने, जो एक्वागार्ड एक कंपनी है, तो एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएटली मैच्ड पेयर। हिज ब्लड रैन कोल्ड मतलब शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, प्लेड मी फॉल्स मतलब डिसिप्ड मी,
एंडेड इन स्मोक मतलब फॉग एवरीवेयर, या फिर स्ट्रक टू हिज गन्स मतलब किल्ड बाय वंस ओन गन। इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। मीनिंग बताना है एक तरीके के। ये चारों के चारों जो ऑप्शंस देख रहे हैं, पहले वाला ये मुहावरा है अ काइंड ऑफ, और डैश देने के बाद में उसका उत्तर लिखा हुआ है, जो कि जो सही है इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेड मी फॉल्स का मतलब होता है डिसिप्ड मी। प्लेड मी फॉल्स मतलब क्या होता है, डिसिप्ड मी। ये बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं, है ना। तो आपको थोड़े से इडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद होने चाहिए, उससे भी एक तो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे अंग्रेजी वाले सेक्शन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मोगली इज अ फेमस कैरेक्टर इन। ये तो सबको पता होगा, बहुत सारे इसमें मूवी बन चुकी है ना। जंगल बुक इज द राइट आंसर ओवर हियर, जंगल बुक, है ना। आपको बताना है कि जंगल बुक किसने लिखी थी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। और जंगल बुक किसने लिखी थी, इस पे तो मूवी बन चुकी है, आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा बचपन में, है ना। तो ये इसका सही उत्तर है जंगल बुक। मोगली उसका फेमस कैरेक्टर है, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिश्नर, रिसीव, सीजर या फिर ट्रैंक्विलाइज। तो इसका सही उत्तर है सीजर, SCISSOR, सीजर, कैंची। वैसे सीजर्स होता है, बट बाकी स्पेलिंग गलत है सबकी, कमिश्नर की भी गलत, ट्रैंक्विलाइज की भी है, रिसीव की भी है ना। तो इसका सही उत्तर होगा सीजर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और ये इंग्लिश सेक्शन का लास्ट उत्तर है, लास्ट प्रश्न है। He smiled dash me and then spoke with me. Use the most suitable preposition from the following: with, of, at या फिर for। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा at। He smiled at me, है ना। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया है ना, या मुझ पर मुस्कुराया, ऐसा कह सकते हैं। तो he smiled at me, not on, not with, not of, not for, it is at। He smiled at me। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा शुरू हो चुका है थोड़ा सा जनरल नॉलेज का प्रश्न। तो सबसे पहला सवाल है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया। इसका ऑप्शन है बाबर, शाह आलम, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 31 का, ये औरंगजेब, राइट। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। बहुत ही क्रूर शासक था और हिंदू धर्म या बाकी धर्म के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए थे, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था जयप्रकाश नारायण, गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी या फिर चंद्र भानु गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। जीबी पंत वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। ये बड़ा आसान सा सवाल। हाल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, ये तो उस समय का प्रश्न था, साल 2016 का, लेकिन आपको अभी के हिसाब से याद जरूर रखना होगा। तो आशा पारेख को, जो लेटेस्ट इनके विनर हैं दादा साहब फाल्के के, वो हैं आशा पारेख, है ना। और उस समय का, जिस समय का 2016 में ये प्रश्न बनाया गया था, तो इसका उत्तर था वैसे मनोज कुमार, उस समय मिला था, लेकिन अभी क्या कहते हैं आशा पारेख, और उससे पहले रजनीकांत को मिला, अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखना। आशा पारेख इस केस में लेटेस्ट वाले में याद रखना है आपको, आशा पारेख। वैसे उस 2016 से पहले मनोज कुमार को मिला था, तब लेटेस्ट। आपको पता होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है लंदन, टोक्यो, मुंबई या शिकागो। तो इसका सही उत्तर है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना। अगला है कि भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी या अन्ना हजारे, है ना। तो ये है हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। आपको बताना है कि नीली क्रांति किस उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। नीली क्रांति, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए किया गया था, आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, कबड्डी, जूडो या फिर पोल वॉल्ट। तो इसका सही उत्तर है तीरंदाजी इज द राइट आंसर, है ना। भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और आप बताइए हमें कि भूटान की राजधानी कहाँ है,
अगला प्रश्न है कि पर्शिया प्राचीन नाम है किस देश का? पर्शिया प्राचीन नाम है किस देश का? तो यह है ईरान का, है ना, ईरान का। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ईरान की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न इज पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1527, 26, 30 या फिर 39? इसका सही उत्तर है प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई, है ना। आपको एक और जानकारी इससे रिलेटेड बता दूं कि इस बैटल में भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था, बाबर ने किया था अपनी तरफ से तोप का प्रयोग, है ना, कैनन यूज्ड फर्स्ट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है पानीपत। अब मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, बताइए। अगला है 2015, वर्ष 2015 में जिन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया है उनका नाम है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला था, लेकिन आपको लेटेस्ट याद रखना है। अब हो सकता है पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जो लेटेस्ट अभी तक मिला है इंडिया में, साल 2019 में मिला था 3 लोगों को एक ही साथ, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। और भूपेन हजारिका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रह चुके हैं, आपको बताऊं। और जो इंडिया में सबसे बड़ा ब्रिज है उन्हीं के नाम पर है, भूपेन हजारिका, जो कि आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ये भी जानना जरूरी है। और मैक्सिमम भारत रत्न जो है एक साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जाता है, ऐसा रूल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसमें तो शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे पता नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। और उन्हीं का रिकॉर्ड है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आज तक के, जिसका रिकॉर्ड शायद नरेंद्र मोदी भी नहीं तोड़ पाएंगे अगर 2024 इलेक्शन जीत भी गए तो भी। तकरीबन 16 साल रहे थे वो। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम है, तो उस समय रघुराम राजन रहे होंगे, लेकिन अभी जो है वो है डॉक्टर शक्तिकांत दास, डॉक्टर दास है, डॉक्टर शक्तिकांत दास जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। उस समय डॉक्टर रघुराम राजन थे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किसी ऐसा शायद कोई होगा जिसे नहीं पता होगा, वो क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय तो टी.एस. ठाकुर थे, और अभी आपको याद रखना है अभी का जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, हर एक दिन कुछ न कुछ सरकार को फटकार सुनाते रहते हैं, तो इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी है, इंक्लूडिंग सीजीआई, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या। अच्छा, आपके जो ये प्रश्न है जीके वाले, इसके ऊपर हमने बहुत सारी सीरीज बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इवन सीयूईटी के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है जो जीके से रिलेटेड, वो भी, उससे भी बहुत सारे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, आसान से हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, तो इसलिए आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की जरूरत जरूर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की भारत में नेकचंद द्वारा सृजित एक सैलानी स्थल है, क्या बनाया है? भारत में नेकचंद ने क्या बनाया था पता है आपको? तो बनाया था रॉक गार्डन। रॉक गार्डन देखिए कहाँ है, आपको बता देता हूँ। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में, उसके बगल में सुखना लेक है। मैं तो काफी दिनों तक रहा हूँ चंडीगढ़ में, तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे 2-3 बार घूम चुका हूँ इनफैक्ट। तो रॉक गार्डन एक ऐसा गार्डन है जो कि वेस्ट मटेरियल, घर के जो भी चीजें यूजलेस हो जाती है जिसे हम फेंक देते हैं, उससे एक खूबसूरत सा पार्क का निर्माण किया गया, जिसको बनाया था नेकचंद ने, और काफी खूबसूरत है। आपको लगेगा कि हाँ, ये सब चीजों को भी, जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी कृति है उनकी, नेकचंद द्वारा रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ इंडिया की पहली प्लांट सिटी भी है, बहुत खूबसूरत शहर है इसे। और आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा आपको कि कहीं ना कहीं इसका जो नमूना है वो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से लिया गया है, कि एकदम बिल्कुल पैरेलल रोड्स, प्लांट घर, शहर के बीच में कोई भी मॉल नहीं है, शहर से बाहर मॉल है जो कि जीरकपुर में है, शहर में कोई भी मॉल नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और प्रॉपर सारी चीजें एकदम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा शहर है। और क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर, सबको पता ही होगा।
विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कौन सा है? तो वेनेजुएला, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। वेनेजुएला सबसे पहले नंबर पर है, लगभग 18.2% है इसके पास। इसके बाद है सऊदी अरब, इसके बाद है सऊदी अरब जिसके पास तेल का भंडार है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है ईरान। टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो टेम्स नदी किस देश में बहती है? इंग्लैंड में। इनफैक्ट लंदन जो है वो टेम्स के किनारे ही बसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, वो कभी नहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं। ऑलराइट, वो पैरेलल होती हैं। अगला मैथ्स का सेक्शन आ चुका है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। -2/3 एवं 1/4 के मध्य परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, है ना। तो इसके बीच का मध्य परिमेय संख्या निकाल दीजिए, फिर उसका अंश और हर, है ना, अंश और हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा 51 का, वो अपना है ऑप्शन डी, दैट इज -24/5। ये सही उत्तर होगा। इसमें से पाइथागोरस त्रिक में कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाला है उसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, जो छोटे वाले ये हैं नंबर्स हैं, उन दोनों का स्क्वायर जोड़ के अगर उतना बराबर आता है तो ये पाइथागोरस त्रिक है, अगर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 8, 15 और 17। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। आप ये समझ लीजिए। तो पाइथागोरस ट्रिक में ये फिट होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि √3 729 अपॉन -512 का मान है। तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार इंटू करके जिसका सही उत्तर निकलता है वो आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -9/8, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, -9/8। 9 × 9 × 9 इक्वल्स टू 729 और 8 × 8 × 8 इक्वल्स टू 512। और चूंकि डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए सही उत्तर होगा बी, है ना। डिनोमिनेटर में कभी भी वैसे फाइनल आंसर में आपका उत्तर नहीं हो सकता, वो हमेशा ऊपर चला जाता है, अंश पे चला जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी आसान ही है। x - 1/x इक्वल्स टू 6, देन x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर x² + 1/x² -2 × x × 1/x करेंगे तो 36 हो जाएगा, और वो 2 जो है वो इस तरफ चला जाएगा तो जुट जाएगा, उधर माइनस में था इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38। 36 + 2 = 38। आसान सा है। देखिए, अब दूसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं उतने में समझ में आ जाना चाहिए अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड्स की मदद से हो रहा है ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। समीकरण देखिए, 10 का क्यूब + x³ = 1³ + 12³ में x का मान क्या होगा? x का मान इसमें क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर जो है वो होगा आपका 9। कुछ नहीं करना है, इस तरफ 10 को ले जाना है तो इधर माइनस हो जाएगा, -10³ हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना है आराम से, आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 × 9 × 9 मतलब x³ का। तो सही उत्तर इज 9। x + y + z = 12 और x² + y² + z² = 64, देन xy + yz + zx का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का फंडा क्या है? x + y + z का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² + 2xy + yz + 2yz + 2zx = 144, है ना। तो उसमें से माइनस कीजिएगा, 144 में से 64 को माइनस कीजिएगा, चूंकि x² + y² + z² की वैल्यू दे रखी है। तो 2xy + 2yz + 2zx का मान कितना आ जाएगा? 144 - 64 = 80। अब 2 कॉमन ले लिया, xy + yz + zx का मान क्या होगा? 80/2 = 40। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, मैं तो बोल के ही सॉल्व करवा दे रहा हूं आपको, बट आप करेंगे तो आसान है, ये कुछ है नहीं। जैसा मैंने बोला है उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो पेन कॉपी के साथ भी आप कर ले जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इतना, है ना। समझदार विद्यार्थी हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57।
एक लॉटरी पर 100 इनाम है और इसके 1 लाख टिकट बिके हैं। एक टिकट खरीदने पर उसके इनाम जीतने की संभावना है। ये हालांकि प्रोबेबिलिटी का सवाल है, शायद आपने क्लास 9 क्लास 8 में नहीं पढ़ी होगी, बट ये आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि टोटल इनाम कितने हैं लॉटरी पर 100, टोटल टिकट कितने बेचे गए हैं 1 लाख, तो संभावना कितनी हो जाएगी, संभावना कितनी हो जाएगी 100 बटे 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा 1/1000, 1/1000, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है कि डिजायरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स, ठीक है ना। मतलब 51 इनाम वो ऊपर रख देंगे और टोटल टिकट्स कितने बिके हैं 1 लाख, तो सॉल्व करने के बाद में अपना 1/1000 आ जाएगा सही उत्तर। आगे प्रश्न है संख्या 21.2797 अपॉन 3364 का घनमूल है। सबसे पहले इसको सरल कर दीजिए और इसको फिर 3 बार, मतलब आप ये समझिए कि ये एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू है और एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका 3 बार आपको घनमूल निकालना है, सरलीकरण करना पड़ेगा आपको, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद में वो इसका सही उत्तर होगा और इस केस में सही उत्तर जो है वो है 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59। किसी ब्याज दर पर मूल धनराशि 31,250 रुपए 1.5 वर्ष में 35,152 रुपए हो जाती है एवं ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। इसकी वार्षिक ब्याज दर होगी। कुछ नहीं करना है, मूलधन दिया हुआ है और फाइनली मिश्र धन दिया हुआ है, तो हमें ब्याज निकाल लेंगे क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज निकाल लेंगे। समय दिया हुआ है 1.1/2 मतलब कि 1.5 वर्ष, तो आप आराम से करके वो निकाल सकते हैं, क्या दर निकाल सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने टाइम, है ना। मतलब इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे बोलना, बट मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ऐसे करके आप आराम से वो निकाल देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 59 का वो होगा डी, दैट इज 8.1%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास चलते हैं। x माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 3। तो इसको सरल करना है, कुछ नहीं करना है, एबीसी का एलसीएम लेना है, फिर ऊपर चला जाएगा वो सारी चीजें, और फाइनल जब सरलीकरण के बाद में आपके पेन कॉपी के साथ उत्तर आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। एक वृत्त के केंद्र के एक तरफ बनी समानांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। डायमीटर निकालना है, 2 कॉर्ड दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है, जानते क्या करना है, यहां से आप एक खींच लो परपेंडिकुलर, कहां पे, सेंटर पे जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये कहा जाता है ये 90 डिग्री काटता है और 2 भागों में काटता है इसको, मतलब कि 3-3 सेंटीमीटर इसको छोटे वाले को काटेगा और 4-4 सेंटीमीटर बड़े वाले को काटेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि बी से इस पॉइंट बी से आपने सेंटर पे एक पॉइंट मिलाना है और डी से फिर से यहां से मिलाना है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए ये सेंटर ओ है, OB और OD दोनों की लंबाई सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिज्या हैं, है ना, रेडियस है, और ये होगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा इसका ये आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर, रेडियस की लंबाई आएगी, और हमें पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको इक्वेशन इक्वेट कर देना है, BO और DO दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो उसी हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है, ये दोनों ट्रायंगल है ना।
उस हिसाब से आपको कर देना है। कौन कौन से दो ट्रायंगल है देख लीजिए, आप निकाल सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। इतना हिंट काफी है आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी। ये दोनों ट्रायंगल हो गया और आपको पता है कि दोनों का जो हाइपोटेन्यूज होगा, है ना, हाइपोकर्ण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बराबर होगा क्योंकि दोनों वो त्रिज्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 220 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपके किताब में। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? PSA, नॉट PSA बल्कि CSA, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh से आप आराम से हाइट निकाल सकते हैं और हाइट जब निकल गया तो आप πr²h क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है, उससे निकाल लेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 62 का उत्तर जो है ये हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूनिट पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, मीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, तो ये ध्यान देना है कि जिस यूनिट में ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए, आयतन का क्यूब होता है ना। तो आसान सा सवाल था, इससे ऊपर वाला अच्छा सवाल था ये वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना था बस। यदि y इक्वल्स टू a और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होगा, ग्राफ किस पे होगा y एक्सिस पे होगा, है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू a है तो y एक्सिस पे होगा। a इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इस तरफ ऊपर की तरफ। y एक्सिस को हम जनरली वर्टिकली रखते हैं और हॉरिजॉन्टली रखते हैं हम लोग x एक्सिस को। 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मिनट कितने हो जाएंगे 24 इंटू 60 इक्वल्स टू 1440। 4 घंटे 30 मिनट है तो 6 चौके 24 और 30 27 मतलब 270, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 270 इंटू 100/1440 आपका उत्तर जो है वो 75/4 आ जाएगा, यानी कि 18.3/4 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, और भी क्या क्या चीजें आपको चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, क्या चाहिए, कितने सालों का सवाल सॉल्व चाहिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि ये सवाल हिंदी में है। मैक्सिमम विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए, तो मैंने सोचा हिंदी वाला ही सोल्व कर लिया जाए। अगर अंग्रेजी में फिर भी चाहिए आपको तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम अंग्रेजी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होगी। अगर सही में है तो कम से कम 10 कमेंट्स हमें ऐसे चाहिए कि इंग्लिश में कीजिए सर, इंग्लिश में कीजिए सर, इंग्लिश में चाहिए। अब एक ही विद्यार्थी कर लेगा तो नहीं, अलग अलग लोगों के कमेंट चाहिए तब हो, ठीक है ना। तो लेट मी नो, अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोग तक शेयर तो करना ही करना है। मुझे पता है कि इस क्लास 9 का सॉल्व पेपर का डिमांड बहुत ज्यादा था, तो इसलिए मैंने बनाया इसे। बड़ी मुश्किल से सरकारीexam.com से प्राप्त हुआ ये पेपर। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6x + 1/3, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं है ये सारे पेपर्स। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो ये पेपर्स नहीं है वहां पे। 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6, तो x का मान कुछ नहीं है, सरलीकरण करना है, LCM, और 1 उस तरफ चला जाएगा माइनस की तरफ, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1। अगला सवाल है कि एक घड़ी को 10% वैट टैक्स जोड़कर कुल कीमत 825 रुपए है, तो घड़ी का आधार मूल्य क्या होगा? 10% वैट टैक्स मतलब कि मान लीजिए कि घड़ी की कीमत असली मूल्य 100 रुपए थी, वैट टैक्स लगने के बाद कितना हो गया 10% मतलब 110 रुपए हो गया। कुछ नहीं करना है, 825 बटे 110 इंटू 100 बराबर सही उत्तर कितना हो जाएगा 750। ठीक है, 750। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है किसी दीवार को 3 आदमी 4 दिन में बना लेते हैं तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिन में बना लेंगे? वाह कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल एकदम, मतलब ये तो कहूं कि ये तो 6ठी क्लास का भी सवाल नहीं है, बहुत आसान, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 और इसका सही उत्तर है 3 दिन। इसका सही उत्तर है 3 दिन।
क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि रमेश अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, रमेश उसे 12 दिन में कर सकता है। रमेश ने इस काम को 9 दिन तक किया, राम शेष काम को पूरा करता है, तो फिर कैसे होगा? आसान सा सवाल। 1/20 काम राम कर सकता है एक दिन में, 1/12 काम ये कर सकता है, दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। रमेश ने कितना किया? 9 दिन में किया। अब 9 दिन का काम उसका किया हुआ 1 माइनस 9 दिन का काम हो जाएगा, बाकी शेष काम जो बचता है उसको 1/20 से भाग दे दीजिए और बस आंसर निकल आएगा, सिंपल। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा हमारा 5 दिन और लगेंगे उसे उस काम को करने के लिए राम के द्वारा। अगला है कि यदि 4xy 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए इसको ऑप्शन पुट करके देख लीजिएगा, ऑप्शन पुट करके देख लीजिएगा, है ना। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 4 से है ना, 4 से 3 से विभाजित हो रहा है, तो अगर एक रखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, है। तो सॉरी जोड़ना है दोनों को 69 के, तो इसका अगर 4 रखेंगे मतलब कि 1 और 3 अगर आप रखेंगे या 3 1 एक्स वाई की जगह पे रखेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। तो 4 3 12 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। एक समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाई 19 और 13 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है। समलंब चतुर्भुज की क्या कहते हैं का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने हाइट गुने सम ऑफ पैरेलल साइड 19 + 13। तो सॉल्व कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा 128 से, इसका सही उत्तर आपके कॉपी में आ जाएगा और वो सही उत्तर होगा 8। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ गया हमारा थोड़ा विज्ञान का क्वेश्चन। देखिए विज्ञान हमने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, थोड़ा सा समस्या होगी। अगर अंग्रेजी वाले मीडियम को चाहिए तो अंग्रेजी में भी मैं इसे सॉल्व करके बता सकता हूँ, मतलब लेके आ सकता हूँ प्रश्न पत्र, है ना। तो थोड़ा सा मुझे हर चीज का मीनिंग वैसे हिंदी इंग्लिश में पता नहीं होगा, बट जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको मदद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर खमीर? इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रेशा प्राकृतिक है? सिल्क है, नायलॉन है, रेयॉन है या फिर एक्रिलिक है? तो इसका सही उत्तर होगा सिल्क। सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? पीला, हरा, नीला या फिर लाल? 73 इज डी, दैट इज लाल। सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, डाइन है, केल्विन है या फिर आर्ग्स है? तो सबको पता होगा, मैं समझता हूं कि बल का मतलब कि फोर्स का यूनिट किसे नहीं मालूम होगा, सबको मालूम होगा। तो सही उत्तर होगा न्यूटन। अच्छा, प्रश्न में बताइएगा मुझे कि केल्विन किस चीज का एसआई यूनिट है? अगला प्रश्न है 75। जब किसी बिंदुपाती के बल्ब को दबाते हैं उस समय जबकि बिंदुपाती पानी में डूबा है उसमें से बुलबुले के रूप में हवा निकलती है, किंतु उस पर से दबाव हटाने पर पानी भरने लगता है। पानी के भरने का कारण है पानी का दाब, धरती का गुरुत्व, बल्ब का आकार या फिर वायुमंडलीय दाब? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा। इसका सही उत्तर होगा पानी का दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के देशांतरण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रजनन, चलन, विलोपन या फिर मौसम। देखिए ठंड के दिनों में जब साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में आती है, बहुत सारी पक्षी यहाँ आती है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है वहां पे, तो इसलिए आती है। तो इनका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से प्रजनन होता है ना। प्रजनन के लिए वो दूसरे जगह पे आ जाती है हैबिटेट करने उस समय। आप देखेंगे बनारस में या खास करके जहां पे वाटर बॉडीज है वहां पे बहुत सारी
पक्षियां सफेद कलर की होती हैं और साइबेरियन बर्ड्स जिसे कहते हैं, और वो आ जाती हैं इंडिया में भाग करके। तो इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों के साथ ये चीजें होती हैं। तो उनका माइग्रेशन जो है बेसिकली प्रजनन के लिए होता है। 76 का सही उत्तर है प्रजनन। अगला सवाल है कि किसी शिशु मेंढक से वयस्क मेंढक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, अंतःस्थापन, कायांतरण या फिर मुकुलन। इसका सही उत्तर है कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। अगर मैं सही हूं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर पा रहा हूं तो उसे कायांतरण कहते हैं। एक शिशु मेंढक को टैडपोल से वो बनता है जब वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कायांतरण। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेंढक का जो रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो उनकी बॉडी से बाहर होता है। बॉडी से बाहर मेल और फीमेल दोनों अपना स्पर्म और ओवम रिलीज करते हैं और एक सिस्ट बन जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, और वहीं पे एक नया मेंढक तैयार होने लगता है। आप सोचिए। अगला प्रश्न है 78 नंबर कि क्रोमोसोम किसी कोशिका में नियत होता है निम्न स्थान पर, कोशिका के बाह्य सतह पर, कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक एवं कोशिका के बाह्य के मध्य में, केंद्रक एवं कोशिका के अंतः सतह के मध्य में। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजरती है? पानी, वायु, ठोस या निर्वात। निर्वात मतलब होता है वैक्यूम, तो वैक्यूम से नहीं गुजर सकता। वायु कह रहा हूं, ध्वनि। बाकी क्योंकि उसके गुजरने के लिए ध्वनि को मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो ठोस द्रव्य या फिर गैस में तो गुजरती है। सब में उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है, बट निर्वात यानी कि वैक्यूम में वो नहीं गुजर सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा, पानी, कांच या फिर वायु। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हीरा, डायमंड। डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। अगला है 81 नंबर की सही उत्तर चुने। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है? सदैव, कभी कभी, कभी नहीं या फिर अपवाद स्वरूप। तो इसका सही उत्तर सदैव, हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? लुब्धक, बुध, शनि, पृथ्वी। तो बहुत आसान सा सवाल है, लुब्धक आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क यानी कि ड्राई सेल, शुष्क सेल में निम्न पदार्थ को एनोड की तरफ प्रयोग करते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर बोरोन। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका सही उत्तर होता है कार्बन। कार्बन को यूज किया जाता है शुष्क सेल में। कैलोमाइन अयस्क है। कैलोमाइन किसका अयस्क है? ये है जिंक का। जिंक का अयस्क है कैलोमाइन। केले के पौधे का विकास होता है राइजोम से, स्टोलन से, बीज से या फिर कार्बोहाइड्रेट से? 85। तो इसका सही उत्तर है राइजोम से। केले का विकास कैसे होता है? राइजोम से, राइजोम निकलते हैं उसके, है ना। अगला प्रश्न है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या फिर लकड़ी का चारकोल। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है बताइए, जल्दी से गेस कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। कार्बन का क्रिस्टल रूप होता है। सोचिए, डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। एलोट्रोप को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है कैलोरी, डेसिबल, जूल या फिर वॉइस। तो इसका सही उत्तर है डेसिबल। डेसिबल में मापी जाती है ना ध्वनि की प्रबलता। 87। आगे बढ़ते हैं। 87 हो गया, अब 88 पे आते हैं। 88 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा सत्य होगा यदि R लुढ़काव घर्षण एवं S इक्वल्स टू सरकवा घर्षण। तो R इक्वल्स टू S, R इज मोर देन S, R इज लेस देन S या R इक्वल्स टू 0। तो सही उत्तर है R इज मोर देन, सॉरी लेस देन S। R इज लेस देन मतलब कि लुढ़काव घर्षण जो है वो
तरकवा घर्षण से कम होता है। अगला है, किसी अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा छोटा या फिर आभासी सीधा या बड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा बी, दैट इज आभासी सीधा और छोटा। आभासी सीधा और छोटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या फिर कागज से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, लकड़ी के तख्ते से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल सकता है। बाकी कागज पे भी एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, कांच की पट्टी से निकल जाएगा, लोहे की चादर से भी निकलेगा, लेकिन लकड़ी की पट्टी पर आर पार बिल्कुल चुंबकीय प्रभाव शो नहीं कर सकता। अगला है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 91, दुराचार में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर। होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है? होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा गिरिजा शंकर माथुर। गिरिजा शंकर माथुर, गिरिजा शंकर माथुर ने इस कविता को लिखी है। मोहन सोहन को डांटता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन सोहन को डांटता है, तो इसमें कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, है ना। तो कर्ता ने कर्म को, मोहन सोहन को डांटता है, कर्म कारक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। ये देखिए, कौन सा शब्द वस्त्र का पर्याय है? वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? चर, चिर, 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 चीर, चूर। तो यहाँ चीर होगा, बड़ी की मात्रा लगेगी। इसका मतलब होता है पुराना कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा को होता है चीर का मतलब, और इस चीर का मतलब होता है पुराना। कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है? अलकनंदा, भागीरथी, जाह्नवी, लेकिन कालिंदी जो है यमुना का पर्याय है। कालिंदी यमुना का पर्याय है। बाकी ये तीनों के तीनों गंगा की है ना, सरसरी, भागीरथी, जाह्नवी, विपत्तिका, ये सब। काला शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा, कालिया, कलई, कालू, कालिमा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कालिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा कवयित्री, कवयित्री, ये डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो सिंपल है, द्विगु समास। जहां पे काउंटिंग होता है, नंबर होता है, वहां पे द्विगु समास हो जाता है। सॉरी, वाक्धन में संधि शब्द बनेगा वांग्मय, अंग वाला, क ख ग घ वाला वांग्मय बन जाएगा। ठीक है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 सही उत्तर है। तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है, कोई समस्या होती है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और भी क्या क्या चाहिए चीजें आपको 9th क्लास की तैयारी के लिए, तो उसका भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर गॉड ब्लेस यू ऑल। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।